हेलो एवरीवन। मैं भगवंत सिंह। कल हम लोगों ने आरबीआई के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया था और हम लोग बैंकिंग सिस्टम को पढ़ रहे थे। आज हम आरबीआई के बारे में और थोड़ा बहुत जानेंगे और उसकी थोड़ी भूमिकाओं पर ध्यान देंगे। आरबीआई की भूमिका पर आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। आरबीआई की भूमिका किस प्रकार है और वो उनकी जिम्मेदारियां किस प्रकार से हैं वो हम समझेंगे। तो हमने जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आरबीआई की भूमिका दो प्रकार की होती है, एक पारंपरिक होती है और एक गैर पारंपरिक होती है। पहले हम गैर पारंपरिक को समझें। गैर पारंपरिक वो भूमिकाएं होती हैं जो ये कंटिन्यू नहीं होती है। मतलब मान लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम आया और सॉल्व हो गया तो वो उसकी भूमिका वहाँ खत्म हो गई। तो ये गैर पारंपरिक भूमिकाएं वही भूमिकाएं होती हैं जो कंटिन्यू नहीं चलती हैं। और पारंपरिक भूमिका वो भूमिका होती है जो आरबीआई अधिनियम के तहत जो है आरबीआई को ये कहा गया है कि आपको ये काम करना है तो वो करना ही है, वो जारी रहेंगी, कंटिन्यू रहेंगी वो। तो वो पारंपरिक भूमिकाओं में आएगा। तो ये अब लेकिन जो है यहाँ महत्व जो है गैर पारंपरिक का तो रह नहीं जाता है, पारंपरिक का रह जाता है और हमें पढ़ना भी पारंपरिक है। तो पारंपरिक भूमिकाओं को हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि पहली भूमिका पारंपरिक में हम ये देख सकते हैं कि आरबीआई जो है वो सरकार के लिए काम करती है और सरकार के लिए बैंकों का काम करती है। मतलब सरकार अपना खाता वहाँ खुलवाती है, सरकार अपना अधिशेष वहाँ पर रखती है। जो सरकार के पास सरप्लस होता है पैसा वो वहाँ पर आरबीआई के पास रखती है। सरकार के लिए ऋण लेना, लोन लेना, किसी भी तरह के काम करना वो आरबीआई ही करती है। अब सरकार को पैसे की आवश्यकता है तो भी वो आरबीआई जो है सरकार को उपलब्ध कराएगी। तो ये जरूरी नहीं है कि वो केंद्र सरकार ही हो, राज्य सरकार भी आरबीआई से समझौता करके जो है आरबीआई के पास खाता खुलवा सकती है और राज्य सरकारें वहाँ पर अधिशेष आरबीआई के पास रख सकती है। लेकिन केंद्र सरकार को लेकर एक अनिवार्य रूप से हो जाता है कि आरबीआई के पास ही वो अपने अधिशेष को रखेगी। तो सारे राज्यों ने ये समझौता करके रखा हुआ है, सिक्किम को छोड़ के। सिक्किम अपना पैसा अभी भी स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम में जमा करता है। उसका कोई रीज़न नहीं है, वो उसको वो अपनी डिपेंडेंसी है कि आप किस बैंक से आप समझौता किए हैं और कहाँ पर आपको पैसा जमा करना है। दूसरी भूमिका ये हो सकती है कि आरबीआई बैंकों के लिए भी तो बैंक का काम करती है। जैसे कि मान लीजिए बैंकों को पैसे की जरूरत हो गई तो बैंक कहाँ जाएगी। तो अगर बैंक को कहीं से पैसे की मदद नहीं मिल पा रही है तो वो लास्ट में जो है आरबीआई के पास आएगी। तो इसीलिए आरबीआई को जो है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है, क्योंकि ये एक आखिरी सॉल्यूशन बचते हैं जहां पर बैंकों को जो है सॉल्यूशन हो जाता है कि जो है उनको पैसे की आवश्यकता है तो वो आरबीआई एक निश्चित दर पर जो है उपलब्ध करा सकती है। तो ये भी एक भूमिका है कि आरबीआई इस भूमिका को निभाती है अच्छे से और बैंकों को पैसों की उपलब्धता करवाती है। आरबीआई बैंकों को नियंत्रित भी करती है और दिशा निर्देश भी देती है और लाइसेंस भी उपलब्ध कराती है। जैसे किसी बैंक को अगर कार्य करना है क्या देश में तो लाइसेंस जो है आरबीआई ही देती है। एक प्रकार का कार्य ये भी और भूमिकाएं ये भी हो जाती हैं। जैसे कि अब एक भूमिका हम ये भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी विदेशी मुद्रा कोष है हमारा और वहाँ पे कोई भी आयात निर्यात हो रहा है तो उसका लेखा जोखा जो है वो भी आरबीआई ही देखती है। अब कोई गैर वित्तीय कंपनियां जो होती हैं जैसे कि मान लीजिए बीमा कंपनियां जिसको आईआरडीआई और जो सेबी है वो म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करती है, उसे भी आरबीआई ही रेगुलेट करेगी। ये भी हो गया। और फिनटेक कंपनी भी है जैसे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड है उनको भी आरबीआई रेगुलेट करती है। विदेशी मुद्रा कोष को भी संरक्षित करती है हमारे भारत देश के, और उसमें विदेशी मुद्रा कोष में और एसडीआर और सोना ये सब भी रखती है अपने भारत सरकार के कोष में। तो इसका भी जो है लेखा जोखा वो आरबीआई ही करती है। तो हमने देख लिया है ये इतने सारी भूमिकाओं को हमने देखा है और जो है हमने प्रकाश डाला और मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद कोई भूमिकाएं रह जाती हैं। और जो थोड़ी बहुत रह भी जाएंगी तो हमारा बैंकिंग सिस्टम चैप्टर है वो खत्म होते होते आप बैंकों को और आरबीआई को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।